हम उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है इस मौके पर कि उत्तराखंड की आवाज कैसे उठी, किस तरीके से इसके लिए संघर्ष हुआ, कब इसका संघर्ष हुआ और किस तरीके से पूरा मूवमेंट हुआ। इस सब को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ इतिहासकार योगेश धस्माना जी हैं, वो बताएंगे किस तरीके से पूरा ये मूवमेंट रहा। सर, इस पूरे मूवमेंट को जो किस तरीके से मांगे उठी, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ, ये बड़ा रोचक इसका इतिहास है। जबकि देश भर में जिन राज्यों का गठन हुआ है भाषा और संस्कृति के आधार पर, लेकिन उत्तराखंड राज्य की मांग भाषा और संस्कृति की अपेक्षा कहीं अधिक थी। इसकी जो उपेक्षा है और इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए इसकी मांग हुई थी। और इतिहास में पहली बार एक विवरण मिलता है 1898 में नैनीताल में, जब संयुक्त प्रांत के गवर्नर दौरे पे थे, तो स्थानीय जनता ने उन्हें पहली बार एक ज्ञापन दिया था स्वायत्तता को लेकर। और उस स्वायत्तता को लेकर ज्ञापन देने के पीछे जो मंशा यही थी कि संयुक्त प्रांत जो बहुत बड़ा विशाल प्रांत था, उससे इस क्षेत्र की पूरी तरह से परवरिश नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो वक्त था जब यहाँ एक भी यातायात की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, गाड़ी सड़क नहीं थी, केवल संपर्क मार्ग थे। इसलिए वो मांग उठी। इससे पहले थोड़ा सा जाएंगे तो 1815 में जब गोरखा शासन के बाद ब्रिटिश शासन उत्तराखंड में स्थापित हुआ, तो उस समय एक भी पैदल की सड़क उत्तराखंड में नहीं थी जिसपे कि भारवाहक पशु चल सके। पैदल से मेरा आशय यह है कि जिसपे कि आप अपना खाद्यान्न या राशन लेके चल सके। तो जो दूसरे कमिश्नर ट्रेल थे, पहले गार्डनर हुए, दूसरे कमिश्नर यहाँ ट्रेल आए, तो ट्रेल ने इस बात को देखा कि उत्तराखंड में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचना बड़ा कठिन है। तो उसने दो बड़े महत्वपूर्ण काम किए उस समय। एक तो भूमि का बंदोबस्त, जो 8 साला बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, और दूसरा उसने पहली बार 1835 तक अपने कार्यकाल में यहाँ सड़कों का सर्वे किया था और भारवाहक पशुओं को चलने लायक सड़कें बनाई। 1815 में केवल एक अल्मोड़ा डिवीजन था, उसके अंतर्गत हम तहसील थे। 40 में फिर गढ़वाल जनपद अलग बना, उसके पश्चात नैनीताल बाद में बना, और इस तरह कमिश्नरी के रूप में ये 3 जिले आए, नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी। लेकिन अभी भी समस्याएं जस की तस थी। 2 महत्वपूर्ण समस्याएं आंदोलन के रूप में जिन्होंने आगे चल के गांधीवादी आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई, वो था एक बेगार आंदोलन। चूंकि अंग्रेज अधिकारियों को जो साल भर में दौरे ही करते थे, कैंप लगाकर जन सुनवाई करते थे, उस सुनवाई के चलते उनको एक दूसरे से दूसरे स्थान तक अपने सामान को जो पहुंचाना होता था, वो पटवारी उनके इसकी व्यवस्था करते थे और जनता से ये निशुल्क ये काम कराया जाता था। तो यही मांग बाद में धीरे धीरे करके आंदोलन का कारण बनी। और उस आंदोलन के बाद 1870 से लेकर और 1899 तक छोटी छोटी सड़कों का मार्ग का निर्माण हुआ। और जब ये 20वीं शताब्दी शुरू हुई तो यही 2 प्रश्न, एक तो ब्रिटिश शासन के आने से यहाँ के वनों पर और यहाँ की जो संपदा थी उस पर जिस तरह के ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे शोषण का काम दौर भी शुरू हुआ, और यही धीरे धीरे करके जनता में एक आंदोलन का कारण बना। ये वो दौर था कि जब देश में स्वाधीनता संग्राम भी आगे बढ़ रहा था और साथ साथ हमारी जो सामाजिक संस्थाएं बनी उस समय, जिसमें गढ़वाल यूनियन थी, अल्मोड़ा में इससे पहले अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब बना। और एक बात इसमें और बता दूं, जो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का जिस तरह से प्रकाशन हुआ अल्मोड़ा से, ये पूरे संयुक्त प्रांत का पहला अखबार था। तो हमारे जो बेगार और वन संबंधी जो कष्ट थे, हमारी जो शिक्षा, यातायात की बदहाली का जो सवाल था, इन सवालों पे धीरे धीरे करके लोगों के अंदर इन सामाजिक संगठनों ने चेतना भरने का काम शुरू किया। 1905 में देहरादून से गढ़वाली अखबार का प्रकाशन होता है दूसरा। उससे पहले दुगड्डा में एक अखबार निकलता है गढ़वाल समाचार, जिसका संपादन गिरिजादत्त नैथानी ने किया। इन समाचार पत्रों ने भी उस समय उत्तराखंड की इन 2 प्रमुख समस्याओं को लेकर, और साथ साथ में जो उस समय सामाजिक कष्ट थे, कन्या विक्रय था, साथ में जो जिस तरीके से जंगलात गांव के सीमा तक पहुंच गया था, उसको लेकर भी लोगों को चिंता थी। वन पंचायतों को हक हकूक को लेकर चिंता थी। तो नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे करके जो 20वीं शताब्दी का पहला दशक आता है,
उसमें तारादत्त गरोला, विशंबर दत्त चंदोला, ये लोग एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि जो जनता में संघर्ष हो रहा है कि सरकार के नुमाइंदे हमसे बेगार लेते हैं, उसके बदले में कुछ नहीं देते हैं, तो इन्होंने 1908 में पौड़ी में कुली एजेंसी की स्थापना की। और उस कुली एजेंसी की स्थापना से जो भी ब्रिटिशर्स कई दौरे पे जाता था, उसको जो सामान पहुंचाना होता था, उस कुली एजेंसी को नगद भुगतान करने के बाद वो सामान पहुंचा था। लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे मैंने कहा ना, अपेक्षाएं बढ़ने लगी लोगों की, तो 1912 में देहरादून से ही गढ़वाली ने पहली बार पृथक राज्य के लिए लेख लिखा और कहा कि जो हमारी समस्याएं हैं वो संयुक्त प्रांत भी नहीं समझ सकता और इसलिए हमको एक राज्य की आवश्यकता है। तो ये कह सकता हूं कि 1912 से पहली बार इस राज्य की मांग का उद्घोष होता है। ये क्रम आगे चलता है, गांधीवादी आंदोलन शुरू होते हैं और इसमें बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, जो इंग्लैंड से पढ़कर आते हैं और महात्मा गांधी से पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, उनके नेतृत्व में गढ़वाल में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। कुमाऊं से हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, अनसुया प्रसाद बहुगुणा, प्रताप सिंह राव, भैरव दत्त धूलिया, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने इन समस्याओं को लेकर एक धीरे धीरे करके आंदोलन किया। सन 30 के दशक के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तराखंड में इन राजनीतिक हलचलों को देखने के बाद अपना गढ़वाल का दौरा करते हैं 5, 6, 7 और 8 मई 1938 को। और पहली बार जो श्रीनगर में राजनीतिक सम्मेलन होता है इनका, उस राजनीतिक सम्मेलन में पहली बार विधिवत रूप से एक प्रस्ताव पास होता है कि वास्तव में उत्तराखंड की अपनी अलग समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निदान के लिए इसे स्वायत्तता देना और पृथक राज्य जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी सम्मेलन में श्रीनगर के पहली बार टेरी रियासत के श्रीदेव सुमन भी शामिल हुए और श्रीदेव सुमन ने भी कहा कि टेरी रियासत में भी जो जातियां हैं उनसे निजात दिलाने के लिए हम पूरे उत्तराखंड के साथ, इस समय भले ही हम स्वाधीनता आंदोलन के साथ काम कर रहे हों, लेकिन हम देसी रियासतों का जो संघ बना था उस समय, यशवंत सिंह परमार उस समय उसके अध्यक्ष भी थे, इन सब ने मिलकर पहले ये निर्णय किया कि पहले देश को आजाद कर लें और उसके बाद हम अपनी स्वायत्तता की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आजादी के बाद 1952 में पहली बार जब मानवेंद्र शाह हमारे लोकसभा सदस्य बने टिहरी से, इनके नेतृत्व में भी पहला प्रस्ताव आया। और अगर थोड़ा इससे पहले देखेंगे तो कॉमरेड पीसी जोशी ने सबसे पहले पार्टी का, जो राजनीतिक दल के आधार पर अगर देखेंगे तो पीसी जोशी कॉमरेड ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में विधिवत रूप से 1950 में उत्तराखंड राज्य की नींव रखने के लिए एक प्रस्ताव पारित करवाया। ये बड़ा ऐतिहासिक काम था और पूरे देश के अंदर पीसी जोशी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, या उनका दल था, क्योंकि उसको जनरल सेक्रेटरी थे भारत में अपने दल के, और उन्होंने इस मांग को प्रमुख रूप से पार्टी का भी एक अंग बनाया। और 1952 के बाद धीरे धीरे करके अलग अलग मंचों पर यह मांग उठती रही, लेकिन केंद्र में जो सरकारें रही हैं वो इन आंदोलनों का ऐसा नहीं है, मूल्यांकन भी करवाती रही। लेकिन जब 19 जून 1979 में जब क्रांति दल की स्थापना हुई और क्रांति दल ने राजनीतिक आधार पर चुनाव लड़ने का निश्चय किया, तो शुरुआत में उसको कोई सफलता नहीं मिली, बिल्कुल भी एक भी आदमी उसका प्रतिनिधि नहीं पहुंच सका। तब भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय अपने गोपनीय सूचनाओं के आधार पर इसका मूल्यांकन कराया, तो उन्होंने देखा कि जब भी चुनाव में जितने भी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनका जो जनता के प्रति रुझान था, या जनता का उन दलों के प्रति जो रुझान था, प्रत्याशियों के प्रति, वो कोई बहुत आशाजनक नहीं था और मुश्किल से 1 से 2% के बीच कुल वोट लाए। तो कभी भी भारत सरकार ने इस पर गौर नहीं किया और इस मांग को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से इस मांग के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे और प्रवास में जो लोग रह रहे थे वो जिस तरह से संगठित हो रहे थे, ये उसका परिणाम बना कि एक पर्वतीय संघर्ष मोर्चा भी केंद्रीय स्तर पर बना। उसने बंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, हिमाचल में ये अलग अलग बैठकें करके, और संगठन तो चूंकि बहुत बन गए थे, दिल्ली में भी अनेक संगठन बने इस मांग को लेकर, और शायद अलग संगठन जो बने उसका नतीजा था कि ये आंदोलन कुछ देर तक खींचा, शायद पहले ही निर्णय हो गया होता। फिर केंद्र में अपने नरसिम्हा राव की सरकार में भी ये प्रस्ताव आया, और लेकिन वो प्रस्ताव केंद्र शासित को लेकर आया था, जिस पर पूरी सहमति न कांग्रेस जता पाई न हमारे अन्य राष्ट्रीय दल। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे करके 1986 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जब पार्टी के अध्यक्ष थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग को अंगीकृत करते हुए जो विजयवाड़ा अधिवेशन हुआ था पार्टी का आंध्र प्रदेश में,
उसमें इस मांग पर अपनी मोहर लगा के एक स्वीकृति दी। तो कह सकते हैं कि 1886 के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी इस मांग पर अपना समर्थन दिए जाने के कारण इस आंदोलन को एक काफी वेग मिला। लेकिन कांग्रेस तब भी राज्य के समर्थन में नहीं रही, वो इसको एक केंद्र शासित बनाने के ऊपर ही निर्भर थी और नतीजा यही हुआ कि आगे लड़ाई चलती रही। लेकिन 90 के बाद जब पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता हुई, कांग्रेस के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बात आई, वाम मोर्चे के लोगों में भी सीपीआई ने इस मांग का समर्थन किया, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि दार्जिलिंग में भी उसी समय एक आंदोलन चल रहा था घिसिंग के नेतृत्व में, तो उनका ये मानना था कि अगर हम उत्तराखंड के राज्य की मांग को स्वीकार करते हैं तो जो दार्जिलिंग में हमारा पृथक आंदोलन एक और ऑलरेडी गोरखा परिषद संचालित कर रही है जिसका नेतृत्व घिसिंग कर रहे थे, तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं वो दबाव बनेगा, जबकि उनके पार्टी के नेता सभी इस मांग का समर्थन करते थे। और नतीजा ये हुआ कि 1990 के बाद उत्तराखंड आंदोलन को जो गति मिली और पूरे उत्तराखंड राज्य में और देश के बड़े शहरों में भी इसके लिए जिस तरह की जनसभाएं हुई, जिस तरह के जनमत एकत्रित हुआ, सरकार को भी ये झुकना पड़ा इस मांग के आगे। और आप जानते हैं कि जिस तरह से एक जो अंतिम लड़ाई इस राज्य प्राप्ति से पूर्व जो लड़ी जिसमें कि मुजफ्फरनगर कांड हुआ, वो एक अभूतपूर्व घटना थी देश के इतिहास में। और इस बीच जो उससे पहले संघर्ष हुए, खटीमा का संघर्ष में जो मौतें हुई, मसूरी के संघर्ष में जो मौतें हुई, पौड़ी का जो कूच था 8 अगस्त का, वो जो आंदोलन की एक सूत्रपात पौड़ी से हुआ जिसको कि अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया, ये नतीजा था कि उत्तराखंड आखिरकार सरकार को नवंबर, इस जो आने वाला दिन है 2000 को घोषणा करनी पड़ी। और इसको अंत में साथ साथ सरकार ने केंद्रीय स्तर पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार आ चुकी थी और उनका ये मैनिफेस्टो में भी था, और अंततः उन्होंने 3 राज्यों की घोषणा करनी पड़ी, जिसमें एक छत्तीसगढ़ राज्य बना मध्य प्रदेश से कटकर, बिहार से जो है हमारा झारखंड बना, और 29वां राज्य के रूप में हमारा उत्तराखंड बना। ये इतिहास था। हम 20 वर्ष इस राज्य की स्थापना के पूरे कर रहे हैं। तब अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो स्वायत्तता की मांग की थी हमने एक उत्तर प्रदेश से हटके, लगता है कि अभी वो पूरी नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा सवाल आज भी ये है कि तमाम विकास के दावों के बावजूद हम ये देखते हैं कि जो इस क्षेत्र की मानव संसाधन थे उनका उपयोग बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। रोजगार की समस्या आज भी बनी हुई है, दूर संचार कम्युनिकेशन भी आज भी हमारे बीच बाधा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं बनी हैं उनमें अभी क्रय शक्ति हमारी इस तरह नहीं बढ़ी है कि हम ये कह सकें कि हम एक आत्मनिर्भर राज्य की ओर बढ़े हैं। लेकिन फिर भी ये उम्मीद है, आशा की एक दृष्टि है कि हमारी सरकारें, लोक कल्याणी जो सरकार है हमारी, और जो इस राज्य के युवा नेतृत्व ने, इस महिला, बच्चे, सरकारी कर्मचारी सब मिलके, कलाकारों ने तक इस आंदोलन को जो समर्थन दिया था, अभी उनकी अपेक्षाओं पर राज्य खरा नहीं उतरा है। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन सब विषयों पर सरकार की कोई योजना बनेगी, वो धरातल पर उतरेगी, और जिस राज्य के लिए सदियों से संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में जो जनभावनाएं थी, उन भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साफ है कि ये उत्तराखंड का इतिहास था, उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास था कि किस तरीके से यहाँ लोगों ने संघर्ष किया और उसके बाद ये राज्य मिला। लेकिन आज भी वही बात सामने आती है कि जिस चीज के लिए संघर्ष हुआ, जिन सुविधाओं के लिए संघर्ष हुआ, वो भी आज तक नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ पंकज गर्ला, समय साक्ष्य, देहरादून।